हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग जो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में उसको आगे लेकर चलते हैं। आज इस क्लास में हम लोग आईएनए देखेंगे। आईएनए में रास बिहारी बोस जी का रोल देखेंगे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी का रोल देखेंगे। फिर सुभाष चंद्र बोस जी का जो डेथ मिस्ट्री जो है उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते। ओके, देखो आईएनए वेरी इंपॉर्टेंट। सो द Indian National Army was a revolutionary army formed to fight against British. Okay, now rule in India during World War II. ठीक है ना, World War II के दौरान जो है ये आर्मी जो है हमारी बनाई गई। And it played a crucial role in inspiring Indians towards independence. इसका बहुत बड़ा रोल रहा है इंडियंस को अवेयर करने के लिए। हर चीज का ही रोल रहा है। इंडियंस को नॉर्मली ऐसे ही आसानी तरीके से अवेयर नहीं किया जा सकता। हम इंडियंस बहुत सख्त होते हैं, ऐसे ही आप कुछ बोल देंगे हम मान जाएंगे, ऐसा कुछ। हम लोग को बहुत सारे प्रूफ्स की दरकार होती है। ठीक है, चलो देखो अभी क्या हो गया। फॉर्मिंग ऑफ आईएनए। आईएनए कैसे, कब, कहाँ बना, किसके द्वारा बनाया गया, देखिए। सो द आईएनए वाज फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1942 बाय मोहन सिंह। ओके, डोंट थिंक कि आईएनए बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बनाने वाला कोई और है, जो कि है कौन, मोहन सिंह। हु वाज ही वाज अ ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर। ओके, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर विद द हेल्प ऑफ जापान। जापान के हेल्प से जो है ये आईएनए का फॉर्मेशन किया गया। और किसने किया, मोहन सिंह जी ने किया। नाउ इट वाज मेड अप मेनली ऑफ इंडियन सोल्जर्स कैप्चर्ड बाय द जापानीज। एक्चुअली क्या हुआ, जापानीज के द्वारा कुछ इंडियन सोल्जर्स को प्रिजन में रखा हुआ था। तो आईएनए को, हम लोग को मिलिट्री का दरकार चाहिए, हम लोग को लोगों को चाहिए, तो क्या किया गया, उन प्रिजनर्स को ही क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। किस चीज में, मतलब वही इंडियन सोल्जर्स के रूप में। क्लियर है। अब देखो, ड्यूरिंग द वॉर इन साउथ ईस्ट एशिया, नाउ द एम वाज टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल। अब एम, मेन आईएनए का भी एम सेम था, इंडिपेंडेंस। जैसे उस समय का दौर जब सुभाष चंद्र बोस जी का एंट्री होता है पॉलिटिकल फील्ड में, हमारे फ्रीडम मूवमेंट में, तो उस समय ना एक्चुअली डोमिनियन स्टेटस का बात चलता रहता है। डोमिनियन स्टेटस इन द सेंस कि आप लोगों को इंडिपेंडेंस मिलेगा, लेकिन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा। आप छोटे मोटे डिसीजन ले सकते हैं, बट द जो बड़े बड़े डिसीजन है वो लेने वाला कौन होगा, वो ब्रिटिश ही होगा। लेकिन ये जो डोमिनियन स्टेटस है इसके खिलाफ सुभाष चंद्र बोस जी थे, क्योंकि उनका कहना था कि नहीं, वी डोंट वांट डोमिनियन स्टेटस, व्हाट वी वांट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, वी वांट आवर कंट्री बैक। क्लियर। अब देखो, इसमें बस आपको मोहन सिंह का चीज जो है वो याद रखना। अब देखो, रोल ऑफ रास बिहारी बोस इन आईएनए क्या रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए, आप ये फिगर देख लीजिए, बहुत रियॉन्ड फिगर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको पता होना चाहिए, आप इस इमेज से वाकिफ होना चाहिए आपको। अब देखिए, role of Ras Bihari Bose in INA. So Ras Bihari Bose was a great Indian revolutionary who played a key role in organizing resistance against British rule and laying the foundation of Indian National Army. Ras Bihari Bose basically ये इंडियन ही थे इंडियन ही थे, लेकिन बाहर देश से स्केप होने, बाहर देश से बचा, मतलब जेल से बचने के लिए वो जापान स्केप कर जाते हैं। देखो आगे आपको पढ़ा था। बॉर्न ऑन 25th of May 1886 इन बंगाल एंड फ्रॉम अ यंग एज ही वाज डीपली इन्वॉल्व्ड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। मतलब जवानी में, मतलब यंग जब थे तभी से ये एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, अब देखिए, now involved in 1912 Delhi conspiracy case, bomb attack on Lord Hardinge, very very important, huh? Ras Bihari Bose was already there, involved in that case. Lord Hardinge पे जो अटैक किया गया था, कब, 1912 में। So okay, now associated with the गद्दार मूवमेंट जो कि 1915 में हुआ, प्लानिंग आर्म्ड रिवॉल्ट, एंड नाउ ड्यू टू ब्रिटिश परस्यूट ही एस्केप्स टू जापान। ब्रिटिश से बचने के लिए वो कहाँ भाग गए, जापान भाग गए। कब, 1915 में। lived in Japan and continued his struggle from there, मतलब वहां पे ही वो अपना जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो स्टार्ट कर दिया था। and because a respected figure among Indian expertise, अभी he helped build support for India's independence internationally। इन्होंने क्या किया था, वहां पे रह के ही he created that
रिलेशनशिप, इन्होंने क्या किया था, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमारे फॉरेन कंट्रीज के साथ एस्टेब्लिश कर दिया था, और जिसके कारण बस हमको बहुत ज्यादा आईएनए जब क्रिएट किया गया तो बहुत ज्यादा हेल्प मिला था। समझ आई बात? ओके, अब देखो नाउ रोल ऑफ रास बिहारी बोस इन आईएनए क्या है। अच्छा ये वाला, अब देखो, फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1942 विद द हेल्प ऑफ मोहन सिंह एंड लेड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को भी ये लीड कर रहे थे। नाउ इनवाइटेड सुभाष, अब क्या होता है 1942 में ही, अच्छा सॉरी 1943 में ही, 1943 में व्हेन मोहन सिंह एंड सुभाष रास बिहारी बोस रियलाइज कि नहीं भैया ये ऐसे नहीं चलेगा, वी वॉन्ट समवन वेरी स्ट्रांगली ओपिनियटेड पर्सन, मतलब जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जो अपने बातों को आगे बढ़ के रखता हो, आईएनए को वैसे लीडर की जरूरत है। सो एट दैट टाइम सुभाष चंद्र बोस वॉज इन्वाइटेड एंड हैंडेड ओवर, और जितना आईएनए का बागडोर था सारा कुछ सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया जाता है, एंड ओवर हैंडेड ओवर लीडरशिप टू हिम फॉर स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन। क्लियर हुआ? ओके चलो देखो, अभी देखो, अभी नाउ formed and led the Indian National Army in 1943, gave powerful slogan, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, दो पावरफुल स्लोगन जो है इन्होंने दिया था, कौन कौन सा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, आई विल क्या, आई शैल गिव यू फ्रीडम, और दूसरा क्या है, जय हिंद। दोनों स्लोगन को आप याद रखेंगे, कब दिया था, किसने दिया था। एस्टैब्लिश द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, जो कि आजाद हिंद इन सिंगापुर, कहाँ पे इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, आजाद हिंद सिंगापुर में। और ये इनको जो सौंपा भी गया था ना, ये जो 1943 में जो सौंपा गया था वो भी सौंपा गया था सिंगापुर में ही। ठीक है, फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस विद सपोर्ट फ्रॉम जापान, ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ ये लड़ रहे थे, किसके हेल्प से, जापान फोर्सेस की हेल्प से, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, तो जापान हम लोग को हेल्प प्रोवाइड कर रहा था उस समय। अब देखिए मिलिट्री कैंपेन, इनके द्वारा मिलिट्री कैंपेन भी कुछ स्टार्ट किया गया। नाउ देखिए, आईएनए फॉट अलोंग साइड जापानीज फ्रॉम फोर्सेस अगेंस्ट द ब्रिटिश, मेजर बैटल्स टुक प्लेस, इस टाइम में कहां, इम्फाल में और कोहिमा में हुआ। एंड दीज कैंपेन्स वर पार्ट ऑफ अटेम्प्ट्स टू एंटर इंडिया थ्रू बर्मा। ये जो फाइट हो रहा था ये बेसिकली एक डराने के लिए था, इंडिया में आना था, एंट्री करना था, कौन से रास्ते से, बर्मा से, म्यांमार हमारा जो है नेबरिंग कंट्री, तो वहां से एंट्री करने के लिए। नाउ हाउएवर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश रेजिस्टेंस एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, आईएनए वाज डिफीटेड, वो उनको जो है उस समय सक्सेस नहीं मिल पाती है, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं हो पाता, मतलब ब्रिटिश से लड़ने के लिए आपको उतना तो पावरफुल होना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा वीक पड़ने की वजह से जो है आईएनए वहां पे हार जाती है। नाउ मिलिट्री कैंपेन्स, अभी देखिए, अच्छा यही तो हम लोग कर रहे थे। ओके नाउ सी, आईएनए फॉर्म्ड वुमेन्स यूनिट, वहां पे एक वुमेन्स यूनिट भी किया गया था, कॉल्ड द रानी झांसी रेजिमेंट, ओके, एंड लीड बाय लक्ष्मी सहगल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑल वुमेन कॉम्बैट यूनिट्स इन मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में ये पहला एक वुमेन यूनिट जो है वो क्रिएट किया गया। नाउ द फेमस स्लोगन, दिल्ली चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्च टू दिल्ली, very important slogan was given by Subhash Chandra Bose to inspire the Indian National Army to advance towards Delhi, मतलब वो वहां पे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वो दिल्ली चलो, मार्च टू दिल्ली वाला स्लोगन देते हैं, ताकि लोग जो है उत्साहित होकर एकदम निकल पड़े दिल्ली की तरफ। एंड एंड व्हाट, एंड टू एंड व्हाट, ब्रिटिश रूल, एंड इट बिकेम व्हाट, द वॉर क्राई, वो जो है उस समय का वॉर एक स्लोगन बन गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन बन गया, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। समझ आई बात, क्यों, ब्रिटिश रूल को वहां से हटाने के लिए। क्लियर? नाउ सी, अभी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, एंड दैट इज डेथ मिस्ट्री ऑफ सुभाष चंद्र बोस। हिज डेथ वाज सच अ मिस्ट्री, और मिस्ट्री था इनका। देखिए, द डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री इन इंडियन हिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट्स का कहना है दैट ही डाइड ऑन 18th of August 1945. Okay, now he was traveling from Taiwan Formosa to Japan, वो ताइवान से जापान की तरफ, लेकिन उनका प्लेन, ये बोला जाता है कि प्लेन क्रैश जो है वो ताइवान में हुआ था। Now his plane reportedly crashed at Taihoku airport, हाँ, and he suffered severe burns and died in a हॉस्पिटल, ये रिपोर्ट का कहना था, कोई वहां पे चश्मदीद गवाह ऐसा नहीं, बहुत सारे हिस्टोरियंस का अलग अलग कथा है, अलग अलग ओपिनियन है इनके डेथ को लेके। ठीक है, नाउ हिज एशेस,
आर सेड टू बी केप्ट एट रेनकोजी टेम्पल इन टोक्यो। अब बोला जाता है कि टोक्यो में एक मंदिर है, वहीं पे उनका एशेस जो है उसको बचा करके जो है वो रखा गया है। इनके डेथ को लेके क्लियर लैंडस्केप जो है वो हमारे पास नहीं है। मतलब उनका ये बोला जाता है कि प्लेन क्रैश हुआ, बहुत सारे रिपोर्टर्स का तो ये भी कहना है, बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि वो प्लेन क्रैश में मारे भी नहीं गए थे। तो उस तरफ नहीं जाते, बहुत सारे तथ्य हैं। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि उनकी डेथ कब हुई थी। अकेडमिक परसेप्शन से आपको, पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको ये याद रखना है, डाइड ऑन 18 अगस्त 1945, प्लेन क्रैश हुआ। समझे बात? उसके अब जो है एनालिसिस जो है वो बाद में किया जाएगा उस चीज को। क्लियर? सो here I am signing off my class with a legend, मतलब legend मतलब obvious, a very renowned figure, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोगों ने 2 क्लास में कवर किया। आने वाली क्लासेस जो है उसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट फिगर को कवर करेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को कवर करेंगे हमारी हिस्ट्री का। ठीक है, और अच्छा हाँ, और मेरे को जानना है, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहिए, काइंडली कमेंट मी कि हाँ मैम चाहिए, तो मैं एकदम एंथुजियास्टिकली उस पर्टिकुलर वीडियोस को लेकर आऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए मेरे क्लासेस के साथ बनी रहे। थैंक यू सो मच।